कैसे आप सभी, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी की धारणा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। सो गाइस, अगर आप इस चैप्टर के सारे वीडियो लाइन से देखना चाहते हो, इवन बीएससी सेकंड सेमेस्टर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पर सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, इसका हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है कि क्या कौन से पदार्थ है जो है वो एसिड है और कौन सा बेस है। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने यह बताया था कि कौन से एसिड है और कौन से बेस है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने आर्हीनियस के बारे में पढ़ा था, तो आर्हीनियस ने भी अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। सेम सन 1923 में भी आर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, और 1923 में ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी ने भी अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। एमसीक्यू में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सन में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है। तो लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, आर्हीनियस ने क्या बताया था, लास्ट टाइम क्या बताई थी मैं, जो उन्होंने जिस भी एसिड और बेस के बारे में पता लगाया था, उन्होंने H2O का यूज किया था। जो भी सॉल्वेंट वो ले रहे थे उसकी जगह केवल उन्होंने H2O का यूज किया था, और H2O का यूज करके ही उन्होंने बताया था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन जैसे ही ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, उन्होंने यह बताया कि जरूरी नहीं है कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम लोग H2O का ही यूज करें। क्या हम अदर सॉल्वेंट का यूज नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग और भी बहुत सारे विलायक है ना, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट है, जरूरी नहीं है कि हम लोग एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हर समय हम लोग H2O का ही यूज करें। तो इसी को उन्होंने प्रूव करने के लिए अपना एक नया कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एसिड और बेस के ऊपर अपना डेफिनेशन प्रस्तुत किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में देखते हैं। इतना समझ आ गया ना आप लोगों को कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने करेक्शन किया हुआ है ना। तो इनके अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनर होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। प्रोटॉन कहने का मतलब यहाँ पर H+ की बात हो रही है ना, H+ की बात हो रही है। ऐसे पदार्थ जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, इवन जब उनका, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो HCl। लास्ट टाइम जब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह H2O का यूज किया गया था, बट यहाँ पर अदर सॉल्वेंट का भी यूज किया गया। जरूरी नहीं कि हम लोग H2O का ही यहाँ पर यूज करें, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए HCl क्या है? एसिड है। तो HCl जो है वो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। H+ यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये क्या होते हैं? जो HCl होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो जहाँ पर भी प्रोटॉन डोनर कोई सब्सटेंस है, तो मतलब वो क्या होगा? वो एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हूँ, न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम कौन सा है? यहाँ पे HCl न्यूट्रल एटम है, क्योंकि यहाँ पर जो आप एटम देख रहे हो HCl, वहां पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज है। तो ऐसा एटम जहां पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई निगेटिव चार्ज है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल एटम कहलाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को HCl क्या है? एक प्रकार का एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहे हैं। H+ प्रोटॉन मतलब H+ ये प्रोटॉन डोनर है, तो इस वजह से जो HCl है वो एसिड है। सेकंड नंबर का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हालांकि इसका और अच्छे से डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखा हुआ है बहुत ही इजी वे में, तो वो भी आप लोग आगे चल करके देख लेना। सेकंड नंबर में यहाँ पर देखिए AlH2O6 3+ है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है? केटायन है। केटायन क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो धन आयन है, 3 में क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार का क्या है? केटायन है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो AlH2O6 है वो भी क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुए? एक प्रकार से एसिड हुए। तो मतलब वे पदार्थ एसिड कहलाएंगे जो कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं, एनायन। यहाँ पे देखिए एनायन लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है? HCO3। यहाँ पर देखो ऋण आयन है, तो ये क्या होगा? आपका एनायन होगा। ये भी क्या देते हैं? H+ प्रोटॉन, मतलब यहाँ पर भी प्रोटॉन देने की ये क्षमता रखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि प्रोटॉन
दाता होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके एसिड कहलाते हैं। और डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ अच्छे से। तो जो भी मैं यहाँ पर नोट्स बनाई हूँ उसका हैंड रिटन नोट्स है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को आगे मिल जाएगा। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, है ना। ऐसे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो कि किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं एसिड कहलाते हैं, इन्हें प्रोटॉन दाता कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आया तो डेफिनेशन लिख देना और ये 3 एग्जाम्पल लिख देना और ये भी बता देना कि जो भी आप लिखे हो वो क्या है, न्यूट्रल एटम है कि केटायन है कि एनायन है। आया समझ में आप लोगों को एसिड का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। चलिए ये तो हो गया, अब बेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एसिड के बारे में तो हम लोग जान के गए, अब हम लोग बेस के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बेस क्या होते हैं। तो देखिए बेस क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो क्षारक होगा, बेस होगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब प्रोटॉन ग्राही होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, बट जो बेस है वो जो है वो प्रोटॉन ले सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए SCO3 आयन, मतलब यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन की बात हो रही है SCO3। तो ये जो SCO3 आयन है इनमें क्षमता होता है कि ये प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो HCO3 है वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो यहाँ पर अगर हम लोग H+ को ऐड कर देते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन लेने की क्षमता रख रहे हैं ना, H+ को ग्रहण करने की क्षमता रख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का बेस हुआ। ग्रहण करने के बाद क्या बना लेते हैं, ये H2SO3। तो यहाँ पर ये जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या है, ऑफ कोर्स ये एनायन है, मतलब ऋणायन है ये, है ना। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं C5H5N। तो यहाँ पर भी ये जो न्यूट्रल एटम है जहाँ पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, इवन ये भी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, H+ को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। H+ को ग्रहण करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, C5H5NH4 धनायन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, और एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो ये है आपके ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट। समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट में हम लोग और भी देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज बताया हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो देखो ब्रोंस्टेड लॉरी ने एसिड और बेस को डिफाइन तो किया ही, लेकिन साथ में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने ये भी बताया है कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस क्या होता है। देखो एग्जाम में अगर ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आता है तो केवल उतना ही डेफिनेशन नहीं लिखना गाइस, आगे जो इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में बताया था वो भी लिखना है, क्योंकि वो भी उन्हीं के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो देखिए उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में क्या बताया था कि आखिर ये क्या होते हैं, शुरू से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो HCl होते हैं, मतलब इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जो HCl होते हैं वो क्या करते हैं, HCl प्रोटॉन डोनर होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही है कि जो HCl होते हैं वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, ये हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे जो एसिड, ये जो HCl है वो क्या हुआ, आपका एसिड हुआ, है ना। ये H+ है वो प्रोटॉन है, ये तो हम लोग अच्छे से समझ गए। अब बात करें HCl- की, तो इसका क्या होगा, Cl-। अब अगर कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं तो इसका जो बाकी बचा हुआ अवशेष है, बाकी बचा हुआ अवशेष कौन सा है गाइस, यहाँ पर Cl- है। तो अब ये जो Cl- है, जैसे इस Cl से ये प्रोटॉन हटा, H+ यहाँ से हटा, तो ये जो Cl- है उनमें क्षमता आ जाता है कि वो दूसरा प्रोटॉन को जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये Cl- यहाँ पर सिंगल पड़ा हुआ है, अगर इसके पास कहीं से इधर उधर घूम फिर के H+ आया तो ऑफ कोर्स इसे ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो बिल्कुल सिंगल है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। Cl- है ना, ये तो इसका तो किस्सा खत्म हो गया, HCl का H+ यहाँ से बाहर निकल गया, Cl- हमारा बचा हुआ है। अब अगर इस Cl- को कहीं से H+ मिल जाए, कहीं से अगर प्रोटॉन मिल जाए तो आसानी से ये क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और वापिस से क्या बना लेगा, ये HCl बना देगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे, यहाँ तक आप लोग समझ गए।
HCl अपना प्रोटॉन डोनेट किए, क्या बच गया वहां पे, Cl माइनस बचा। अब Cl माइनस जैसे वो अवशेष बच गया, उसके पास इतना तो अब पावर आ जाएगा कि वो कहीं से भी H प्लस मिलेगा तो वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वापस से Cl HCl जो है वो बना लेगा। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि आखिर ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस होता क्या है, तो इसी में ही छुपा है आपका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCl है उसका जो कंजुगेटेड बेस है वो क्या हुआ, Cl माइनस है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, HCl का कंजुगेटेड बेस क्या हुआ, यहाँ पर HCl का कंजुगेटेड बेस क्या हुआ आपका, Cl माइनस। क्यों हुआ Cl माइनस, क्योंकि HCl का ये जो अवशेष है Cl माइनस वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रख रहा है, तो उस हिसाब से जो HCl का कंजुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा, Cl होगा। Cl बेस क्यों होगा भाई, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रख रहे हैं, इसलिए ये कंजुगेटेड बेस हुआ। अब यहाँ पर Cl माइनस का कंजुगेटेड एसिड कौन सा होगा, Cl माइनस का कंजुगेटेड एसिड जो होगा वो HCl होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ Cl माइनस का कंजुगेटेड एसिड कौन सा होगा, HCl होगा। HCl क्यों होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन देने की क्षमता रख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, HCl इसका कंजुगेटेड एसिड हुआ। समझ में आया आप लोगों को। तो यही होता है गाइस आपका कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, मतलब संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार। HCl का संयुग्मी क्षार कौन सा है, Cl माइनस, और Cl माइनस का संयुग्मी अम्ल कौन सा है, HCl। बस इतना ही, और कुछ नहीं है, कंफ्यूज बस मत होना। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वाटर का बिहेवियर बताया था आर्हीनियस में। यहाँ पर जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी है उन्होंने नेचर ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर होते हैं, जो जल होते हैं, उनके नेचर के बारे में अगेन इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जो वाटर होते हैं वो प्रोटॉन डोनर भी होते हैं, मतलब जो वाटर H2O होते हैं प्रोटॉन डोनर भी होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होते हैं। मतलब एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। उभयधर्मी मतलब ऐसा पदार्थ जो कि प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं, तो उस टाइप के पदार्थ को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कोई वाटर प्रोटॉन को दे सकता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए NH3 है ना। NH3 क्या होता है भाई, NH3 क्या है, बेस है, क्षार है ना। और अगर हम लोग वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग NH3 का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, वाटर अपना एक प्रोटॉन जो है वो किसको डोनेट कर देंगे, NH3 को दे देंगे, है ना। NH3 को यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे, तो जैसे ही NH3 प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर NH4 प्लस, जो कि क्या हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, जैसे ही ये NH3 पहले बेस थे, जैसे ही इन्होंने H2O से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, आगे चल के क्या बन गया, एसिड। तो यहाँ पर जो H2O है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोटॉन डोनेट करने का रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर एसिड और एक प्रोटॉन ये डोनेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, OH माइनस आयन। तो ये एग्जाम्पल बताने का मेरा मतलब ये है कि जो H2O है वो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, और एक और कंडीशन है जिसमें अगर हम लोग वाटर को प्रोटॉन देना चाहे तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने यह बताया कि जो वाटर होते हैं ना, जो वाटर होते हैं वो उभयधर्मी गुण दिखाते हैं, एम्फोटेरिक गुण, मतलब दोनों टाइप का नेचर वाटर जो है वो शो करते हैं। तो वाटर को कभी एसिड कहा जाता है, वाटर को कभी बेस कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलेगा इस आगे आप लोग देखिए, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थे उन्होंने अम्लों की प्रबलता के ऊपर भी अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया हुआ है। मतलब कौन से एसिड जो है वो प्रबल होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से एसिड जो है वो वीक होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनके बारे में भी उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। बहुत ही ईजी है ये, इतना बड़ा रिएक्शन देके आप लोग डरना मत, बहुत ईजी है ना। तो देखो अम्लों की प्रबलता क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो देखिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया कि जो एसिड जितना
अच्छे से, मतलब जितना अधिक प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। देखो जो भी एसिड है उसकी प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, उसके प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया था कि एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब वो प्रोटॉन को आसानी से किसी को दे देते हैं। तो वो कितने अच्छे से प्रोटॉन को किसी को डोनेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है। अगर कोई एसिड अच्छा खासा स्ट्रांग होगा तो अच्छे से वो प्रोटॉन अपना जो है वो डोनेट कर देगा। एकदम सिंपल से एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा रिच है ना, अगर आप उसको कोई पैसा से मांग रहे हो तुरंत अपना पैसा निकाल के दे देगा, तो वो ज़्यादा रिच हुआ ना। और कोई थोड़ा सा पुअर है तो उसको पैसा मांगोगे तो थोड़ी ना दे पाएगा, भाई पुअर होगा तो फिर वो क्या होगा, वो ऑफकोर्स पुअर होगा, मतलब उतना वीक होगा। तो बस वो सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो फिर तुरंत अपना जो है वो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं CH3COOH। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं। अब ये क्या करेंगे, अपना एक प्रोटॉन किसको दे देते हैं, वाटर को डोनेट कर देते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि प्रोटॉन अपना जो H2O होते हैं वो अपना प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, और H2O जो होते हैं वो किसी से प्रोटॉन को ले भी सकते हैं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उनको प्रोटॉन देना है कि उनको प्रोटॉन लेना है। तो यहाँ पर जो CH3COOH है वो क्या है, एसिड है। हमको पता है ये एसिड है। क्यों एसिड है भाई, क्योंकि अपना प्रोटॉन को किसको डोनेट कर रहे हैं, वाटर को डोनेट कर रहे हैं। अब अगर अपना प्रोटॉन या वाटर को डोनेट कर दिए तो यहाँ पर क्या बन गया, H3O प्लस H3O है ना, और यहाँ पर एक प्रोटॉन H यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पर CH3COO माइनस। तो ये इसका Ka का वैल्यू कितना आया, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये Ka क्या है। तो Ka मतलब होता है आयनन स्थिरांक, एक प्रकार का ये कांस्टेंट आप लोग बोल सकते हो, है ना। Ka जो है वो एक प्रकार का आयनन स्थिरांक होता है, और आयनन स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा आप लोग समझ जाइए कि वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अम्ल उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रबल है। सेम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं HCN। यहाँ पर भी जो HCN है वो अपना एक प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर देते हैं, क्या बन जाए H3OCN माइनस। तो इसका Ka का वैल्यू देखो क्या है, 4.0 इंटू 10⁻⁻10। अब Ka का वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा है, कौन सा Ka का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, ऑफकोर्स ये वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और Ka जो 4.0 है वो उसका वैल्यू जो है वो कम है। तो किसका Ka का वैल्यू ज़्यादा है, इस वाले का आयनन स्थिरांक का वैल्यू ज़्यादा है। तो CH3COOH जो होगा वो प्रबल एसिड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अकॉर्डिंग टू, मतलब किसके तुलना में, किसके तुलना में, HCN के तुलना में जो CH3COOH है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों एसिड है भाई, क्योंकि उसका आयनन स्थिरांक का मान ज़्यादा है। सो गाइस अब जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस है वो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों को इसका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का महत्व बता देती हूँ कि ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है वो आर्हेनियस की अपेक्षा उतना अच्छा क्यों है। क्योंकि देखो आर्हेनियस ने क्या बताया था कि केवल वहाँ पर वो H2O का ही यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी है उन्होंने काफ़ी सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट का भी उन्होंने यूज़ किया, जैसे कि द्रव अमोनिया, वाटर के जगह उन्होंने द्रव अमोनिया का यूज़ किया। इसके अलावा वो HCN का भी यूज़ करते थे। कहने का मतलब है कि उन्होंने केवल ही वाटर का यूज़ नहीं किया, अलग अलग भी उन्होंने सॉल्वेंट का यूज़ किया। तो उनके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा सही है। और यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। हाइड्रोजन आयन के बारे में यहाँ पर बात नहीं किया गया, तो ये इसका महत्व है। और इसके अलावा उन्होंने वाटर के नेचर के बारे में भी बताया है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने, और इन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें कि कैसे ये लिमिटेशन है, तो यह धारणा प्रोटॉन के आदान प्रदान पर अधिक बल देती है, जबकि एसिड बेस प्रकृति वाले भी क्रियाएं ज्ञात है। तो गाइस जो भी लिमिटेशन है ना वो थोड़ा सा थ्योरी टाइप से है, तो वो आप लोग पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा जो भी नोट्स है अब क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आई होप काफ़ी हद तक आप लोग ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब थोड़ा बहुत जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है गाइस, तो आप लोग नोट्स का
स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को कैसा लगा। लेक्चर नंबर 3 हम लोग जल्द लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।